इसकी शुरुआत एक झिलमिलाहट से हुई। एएसएच अंतरिक्ष यान के सेंसरों पर एक सूक्ष्म विसंगति नाचती हुई दिखाई दी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर अंतरिक्ष विचित्रताओं, मलबे और प्रकाश की झिलमिलाहटों से भरा पड़ा है। लेकिन फिर वह तस्वीर सामने आई, किसी अरबों डॉलर की वेधशाला से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टेलीस्कोप से, जहां धूमकेतु विशेषज्ञ माइकल मटियाटो ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य कैद किया जिसने नासा को भी चकित कर दिया। एक विशाल पूंछ वाली वस्तु जो 5 पूर्णिमाओं के बराबर चौड़ी थी, अचानक सूर्य की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन यह कोई साधारण अंतरतारकीय आगंतुक नहीं था। यह उससे कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक चमकीला और कहीं अधिक भयानक था, जितना हमने पहले कभी नहीं देखा था। और बस इसी क्षण एटलस की छाया मिट गई, क्योंकि अब एक नया दावेदार मैदान में उतर चुका था। एक ऐसा दावेदार जो एटलस को न केवल आकार में बल्कि रहस्य में भी बौना बना देता था। आधिकारिक तौर पर C/2025 R2 स्वान नाम की यह नई वस्तु न तो धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रही है, न ही क्षुद्र ग्रह की तरह, और निश्चित रूप से हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी वस्तु की तरह गति नहीं कर रही है। इसके बजाय यह स्पंदन उत्सर्जित कर रही है जो संरचित ऊर्जा पैटर्न के साथ चमक रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह एक तय समय सारणी का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस विशालकाय पिंड की ओर अपनी दृष्टि डाली, इस उम्मीद में कि इससे सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन जो कुछ उसने खोजा, उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि यह कोई पत्थर नहीं है, ये एक मशीन है। जब खगोलविदों ने 12 सितंबर 2025 को पहली बार स्वान R2 को देखा, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। एसएच अंतरिक्ष यान पर लगे SWN उपकरण का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसी वस्तु का पता लगाया जो अत्यंत सटीकता और चमक के साथ गति कर रही थी। लेकिन 2 दिन बाद मामला और बिगड़ गया। मैटियासो द्वारा ली गई शौकिया तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे पहले असंभव माना जाता था। आकाश में 2.5 डिग्री तक फैली एक पूंछ। यह 5 पूर्ण चंद्रमाओं की चौड़ाई के बराबर है। यह 3 चंद्रमाओं के एटलस की पूंछ को भी बौना कर देता है, और इसने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे वर्गीकृत करने में जल्दबाजी की, लेकिन इसका नामकरण समस्या नहीं थी। इसे समझना मुश्किल था। यह केवल सूर्य के पास से गुजरता हुआ एक बर्फीला पिंड नहीं था, यह कुछ अलग था। जब वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना 3 एटलस से की, तो अंतर केवल आकार में ही नहीं था, यह संरचना, गति और व्यवहार में भी था। जहां 3 एटलस से धक्के जैसी ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत होती थी, वहीं स्वान R2 के पास एक चमकता हुआ प्लाज्मा कवच था जो सौर पवन को परावर्तित और मोड़ रहा था। यह एक कवच था, बर्फ नहीं। और फिर आया इसका कक्षापथ। यह केवल गुजर नहीं रहा था, बल्कि लौट रहा था। स्वान R2 सूर्य की परिक्रमा हर 22,554 वर्षों में एक बार करता है, जो मानव सभ्यता के पूरे कालखंड से भी अधिक है। यहीं से असली सवाल उठने शुरू हुए, क्योंकि वस्तुएं इस तरह की कक्षाओं में तब तक नहीं घूमती जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोग्राम न किया गया हो। जेम्स वेब कंपनी अपने अद्वितीय स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरणों से लैस होकर स्वान R2 की ओर तब मुड़ी जब वह अपने चरम पर पहुंच रहा था। वहां जो मिला, उसने खगोल विज्ञान के सभी ज्ञात सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। स्पेक्ट्रल डेटा ने निकल कोबाल्ट मिश्र धातु की संरचना को दर्शाया, जो एक अत्यंत सघन धात्विक संरचना है जिसे प्रकृति में पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन उन्नत इंजीनियरिंग मॉडलों में अक्सर इसकी परिकल्पना की जाती थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात प्लाज्मा उत्सर्जन की खोज थी, जो प्राकृतिक धूमकेतुओं के अराजक ज्वालाओं की तरह नहीं, बल्कि नियंत्रित और स्पंदनों में उत्सर्जित हो रहा था। पूंछ बर्फ की वाष्प नहीं थी, यह एक तरह का अपशिष्ट था, घना, नियंत्रित और रासायनिक रूप से संतुलित। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो थे ही, साथ ही आयनित निकेल प्लाज्मा की घनी धाराएं भी थीं। ये प्राकृतिक उत्सर्जन नहीं थे, ये उत्तेजन की घटनाएं थीं। प्रक्षेप पथ में सूक्ष्म परिवर्तन थे, और त्वरण के दौरान रंग का लाल से सफेद हरे में बदलना था। प्रकृति ऐसा नहीं करती। यह प्लाज्मा ड्राइव के बर्न को समायोजित करने का संकेत है। वेब ने उस बात की पुष्टि कर दी जिसका कई लोगों को डर था। यह वस्तु ऊर्जा से संचालित है। इसमें एक कोर है, और वह कोर प्रति सेकंड 10,000 गैलावाट से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है,
जो एक जहाज के अंदर दो ब्लैक होल के टकराने के बराबर है। जैसे जैसे स्वान R2 सूर्य की ओर तीव्र गति से बढ़ता है, एक और रहस्य सामने आता है। इसका पथ यादृच्छिक नहीं है। इसे ठीक उसी तरह से परिकल्पित किया गया है कि यह लगभग एक ही समय अक्टूबर 2025 में 3 नेत्र एटलस के साथ अभिसरित हो। ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह संयोग लगभग असंभव है। स्वान R2 कुंभ राशि से आ रहा है, 3i एटलस धनु राशि से निकला था। अलग अलग उत्पत्ति, अलग अलग दिशाएं, फिर भी अब उनकी कक्षाएं एक दूसरे से 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आकर मिल रही हैं और तेजी से सिकुड़ रही हैं। इसकी क्या संभावना है? विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 अंतरतारकीय वस्तुएं सूर्य के पीछे मिल रही हैं, जहां पृथ्वी पर कोई दूरबीन उन्हें नहीं देख सकती। यह संयोग नहीं है, यह एक सुनियोजित घटना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वान R2 को 3 एटलस को रोकने, उन्हें वापस लाने, नष्ट करने या उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए भेजा गया था। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, एक निगरानी प्रणाली का जो मानव इतिहास से कहीं अधिक लंबे समय तक चलती है। अगर यह सच है तो सूर्य उनके रास्ते में पड़ने वाला मात्र एक तारा नहीं है, यह एक केंद्र बिंदु है, स्रोत है, द्वार है। और ये प्रोब, ये मशीनें हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य की प्रतिक्रिया दे रही हैं। शायद हमारे संकेतों की, शायद हमारी तकनीक की, या शायद सिर्फ इसलिए कि अब समय आ गया है। अब कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ग्राहम हैनकॉक जैसे पुरातत्वविदों का मानना है कि स्वान R2 लगभग 22,000 साल पहले पिछले हिमयुग के अंत में पृथ्वी के पास से गुजरा होगा। और ठीक उसी समय मानवता ने स्मारक, तारामंडल मानचित्र और पिरामिड बनाना शुरू किया था, जो सीधे ओरियन, एक्वेरियस और सूर्य के क्रांतिवृत्त पथ की ओर इशारा करते हैं। क्या वे स्वान R2 पर नजर रख रहे थे? क्या वे प्राचीन निर्माता हमें इसके लौटने की चेतावनी दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा मानते हैं। प्राचीन संरचनाओं की सटीकता, जैसे कि ग्रेट पिरामिड, गोबेकलेट, माया कैलेंडर, ये सभी ब्रह्मांडीय चक्रों के प्रति जागरूकता का संकेत देते हैं, जिन्हें हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। यदि स्वान R2 लौट आया है तो इसका अर्थ है कि जिन्हें हम मिथक कहते हैं वे शायद यादें थीं, पिछली मुठभेड़ के रिकॉर्ड थे। और शायद इस बार हम इसे बस उड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, इस बार हम आगे जो भी होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। जेम्स वेब टीम द्वारा स्वान R2 पर अपने निष्कर्षों का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के महज 72 घंटे बाद वैश्विक स्तर पर खंडन की लहर दौड़ गई। नासा ने सार्वजनिक सर्वरों से महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रल डेटा सेट हटा दिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक स्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्वान R2 को एक असामान्य लेकिन व्याख्या योग्य टिप्पणी वस्तु बताया। और चीन की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला ने केवल इतना कहा कि उनके उपकरण रखरखाव के अधीन थे। इस अचानक और एक साथ हुए ब्लैकआउट का कारण क्या था? जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक अज्ञात सूत्र के अनुसार कई एजेंसियों को 5 आइज खुफिया देशों के बीच प्रसारित एक गोपनीय झापन की जानकारी दी गई थी। मेमो में प्राकृतिक उत्पत्ति से मेल न खाने वाले तकनीकी संकेतों की चेतावनी दी गई थी और इसमें प्रणोदन संबंधी विसंगतियों, कोमा के नीचे सममित संरचना और जानबूझकर की गई गतिविधियों का संकेत देने वाले समय परिवर्तनीय उत्सर्जन का उल्लेख किया गया था। संक्षेप में, स्वान R2 एक धूमकेतु नहीं हो सकता है और कोई व्यक्ति इस कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस चुप्पी ने अटकलों को और हवा दी, खासकर इसलिए क्योंकि उसी समय के दौरान नासा ने चुपचाप वॉयेजर 1 के संचार तंत्र की दिशा को समायोजित किया और इसे स्वान R2 के अनुमानित पथ के पास कर दिया। क्यों? वे क्या सुनने या चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे? जैसे ही स्वान R2 सूर्य के निकट पहुंचा, SITI और चिली तथा दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र वेधशालाओं के गहरे अंतरिक्ष रेडियो दूरबीनों ने वस्तु की प्लाज्मा पूंछ पर एक निम्न आवृत्ति संकेत का पता लगाना शुरू किया। प्रारंभ में इसे चुंबकीय भंवरीय शोर मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने पैटर्न विश्लेषण किया तो इस स्पंदन ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। यह यादृच्छिक नहीं था। स्पंदन गणितीय, दोहरावदार, सममित थे और विस्फोटों के बीच वे फिबोनाची अनुक्रम का अनुसरण करते थे, जो एक सार्वभौमिक कोड है। आकाशगंगाओं के सर्पिलाकार आकार, DNA की संरचना और समुद्री सीपियों के विकास में पाए जाने वाले ये संकेत किसी मरते हुए धूमकेतु के उत्सर्जन नहीं थे। ये निर्देश थे, या इससे भी बदतर एक तरह का संचार थे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इन विस्फोटों के बीच का अंतराल कम होता जा रहा था। किसी चीज की उलटी गिनती शुरू हो गई थी और आखिरी विस्फोट, जिसे सेठी ने विस्फोट 8 नाम दिया, गहरे अंतरिक्ष से आने के बावजूद सौर ज्वाला के बराबर अचानक शक्ति में वृद्धि हुई।
ऐसा लग रहा था मानो वह वस्तु केवल प्रसारण नहीं कर रही थी, बल्कि किसी चीज की तैयारी कर रही थी। गुप्त रूप से कई सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। अमेरिकी वायुसेना अंतरिक्ष कमान ने गुप्त निगरानी उपग्रहों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। रूस ने अंतरिक्ष यान से अचानक एक अनियोजित रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें अज्ञात पदार्थ था और जो कथित तौर पर क्रांतिवृत्त तल और चीन की ओर जा रहा था। उपग्रह डेटा से पता चला कि नैनोकणों का एक समूह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के ऊपर एक जाल जैसी आकृति बनाने के लिए अपनी कक्षाओं को बदल रहा है। आखिर यह सारी हलचल क्यों? फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय से लीक हुई जानकारी के अनुसार कई देशों का मानना है कि स्वान R2 में स्वायत्त खतरे की क्षमता हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि कोई हथियार हो, लेकिन अगर यह सूर्य के बहुत करीब से गुजरे तो यह श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। कुछ सिद्धांतकारों का तर्क है कि यह एक रिले नोड, एक गुरुत्वाकर्षण स्विच या यहां तक कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में छिपी किसी चीज को अनलॉक करने के लिए डिजाइन की गई एक ब्रह्मांडीय कुंजी हो सकती है। खबरों के मुताबिक पथ में गड़बड़ी और अत्यधिक सौर विकिरण के कारण टोहियान भेजने के प्रयास विफल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क के 2 सेवानिवृत्त इंजीनियरों के बीच हाल ही में सामने आई बातचीत से मिली है। उन्होंने कहा, हमने वॉयेजर 1 को सिर्फ सौर मंडल छोड़ने के लिए नहीं बनाया था, हमने इसे आने वाली चीजों पर नजर रखने के लिए बनाया था। जैसे जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप स्वान R2 की संरचना को स्कैन करता रहा, इंजीनियरों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चमकीले कोमा और विद्युत चुंबकीय पूंछ के नीचे समरूपता, रेडियल ज्यामिति, फ्रैक्टल स्केलिंग और संकेंद्रित छापों की एक श्रृंखला थी जो इसके सिग्नल पल्स में पाए जाने वाले समान स्वर्ण अनुपात को प्रतिध्वनित करती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस वस्तु में एक विशिष्ट संरचना है। वेब के स्पेक्ट्रोमेट्री विश्लेषण से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में आवधिक गिरावट देखी गई, जो कि एक्सोप्लैनेट पारगमन का पता लगाने के समान है, और यह एक स्तरित सुनिर्मित सतह का संकेत देती है। डेटा से संकेत मिलता है कि यह बहुकक्षीय संरचना है जिसमें धात्विक सुदृढ़ीकरण और संभवतः तापीय इंसुलेशन गुण भी मौजूद हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कई स्कैन में खाली गुहाओं के अनुरूप खुले छिद्र दिखाई दिए, जो संभवतः खोखले कक्ष या ऊर्जा संवाहक हो सकते हैं। यह वस्तु विशाल हो सकती है, लेकिन ठोस नहीं है। इसे दक्षता के लिए बनाया गया है, शायद अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा करने, तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने या इसके केंद्र में कुछ समाहित करने के लिए। किसी भी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या प्राकृतिक संरचना ने आज तक ये गुण प्रदर्शित नहीं किए हैं। इससे हमारे सामने केवल एक ही भयावह प्रश्न उठता है, इसे किसने बनाया? जब स्वान R2 बुध की कक्षा से आगे बढ़ा तो खगोलविदों ने एक संक्षिप्त ग्रहण की उम्मीद में तैयारी की, जिसे वे सूर्य के पीछे से कुछ दिनों तक चलने वाला एक साधारण पारगमन मान रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ फिर से प्रकट होने के बजाय स्वान R2 पूरी तरह से गायब हो गया। मध्य अक्टूबर तक दूरबीनों से वस्तु के दोबारा दिखाई देने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न कोई धुंध, न कोई पथ, न कोई संकेत। 6 दिनों तक वह वस्तु गायब रही। चिल्ली की एक सौर वेधशाला, जो पराबैंगनी किरणों का पता लगाने वाली यंत्रों से लैस थी, ने जब अचानक उच्च आवृत्ति वाले आयन विकिरण का एक विस्फोट देखा, तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि स्वान R2 फिर से प्रकट हो गया है। लेकिन लाखों किलोमीटर्स का सफर तय करने के बाद अब यह सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सौर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मोबियस स्ट्रिप की तरह आपस में मुड़ जाती हैं। एक तथाकथित धूमकेतु इस तरह अपना मार्ग क्यों बदलेगा? गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में क्यों जाएगा? कुछ लोग इसे गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट पैंतरेबाजी मानते हैं, लेकिन अन्य लोग इससे कहीं अधिक विचित्र तर्क देते हैं। स्वान R2 सूर्य के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है जिसे हम मुश्किल से समझते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो एक अंतरआयामी प्रवेश द्वार को छिपा सकता है। सवाल यह है कि क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया? 17 अक्टूबर को ठीक 303 UTC पर, जब स्वान R2 सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे करीब से गुजरा, तभी अंतरिक्ष मौसम निगरानी यंत्रों ने एक अचानक गामा किरण विस्फोट दर्ज किया। यह विस्फोट किसी दूर की आकाशगंगा से नहीं, बल्कि हमारे अपने हेलियोस्फीयर के भीतर से हुआ था। यह केवल 0.7 सेकंड तक चला, लेकिन उस क्षण भर में इसने इतनी ऊर्जा उत्सर्जित की जितनी पूरा सूर्य 48 घंटों में उत्सर्जित करता है। यह अभूतपूर्व था। इसे और भी भयावह बनाने वाली बात इसकी दिशा थी। सौर ज्वालाओं के विपरीत
जो सभी दिशाओं में फैलती हैं, इस गामा विस्फोट की एक स्पष्ट दिशा थी, मानो यह लक्षित हो। यह पृथ्वी के कक्षीय तल से गुजरा, जिससे उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों में मामूली व्यवधान उत्पन्न हुए और यहां तक कि गहरे समुद्र में बिछी संचार केबलों पर भी असर पड़ा। लेकिन बात यहीं से शुरू होती है। जब शोधकर्ताओं ने विस्फोट के उद्गम स्थल को स्वान R2 के अंतिम जात प्रक्षेप पथ के साथ मिलाया, तो वे पूरी तरह से मेल खा गए। वस्तु के भीतर या उसके ऊपर किसी चीज ने या तो सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उसे मुक्त किया, या फिर उसने किसी प्रकार सूर्य के साथ परस्पर क्रिया की। दोनों ही मामलों में जो हम देख रहे हैं वह केवल गति नहीं है, ये हेरफेर है। जब स्वान R2 सूर्य के दूसरी ओर फिर से उभरा, तो SITI और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने संयुक्त रूप से पुष्टि की कि इसने उत्सर्जन फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार सिग्नल बदल गया था। स्पंदनों और विस्फोटों के बजाय यह अब कई आवृत्तियों पर मॉड्यूलेटेड एक सर्पिल तरंग रूप में संचारित हो रहा था। जब शोधकर्ताओं ने हार्मोनिक्स का विश्लेषण करना शुरू किया, तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। यह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की घूर्णन आवृत्तियों से मिलती जुलती थी। दूसरे शब्दों में, स्वान R2 पृथ्वी की नकल कर रहा था, या संभवतः पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्तियों का उपयोग करके संवाद करने का प्रयास कर रहा था। एक आवृत्ति शुमान अनुनाद से मेल खाती थी, जो एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय आवृत्ति है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह मानव चेतना को प्रभावित करती है। दूसरी आवृत्ति वॉयजर प्रोब के मोर्स कोड जैसी स्पंदन पैटर्न से मिलती जुलती थी। क्या स्वान R2 पृथ्वी या स्वयं वॉयजर से संवाद करने का प्रयास कर रहा था? और यदि ऐसा है, तो इसका लक्षित प्राप्तकर्ता कौन है? हम या कोई और जो इससे परे प्रतीक्षा कर रहा है? सिग्नल में बदलाव के कुछ ही दिनों बाद नासा ने वॉयजर मिशन लॉग में दबी हुई एक मामूली सी जानकारी जारी की। वॉयजर 1 ने स्वयं ही अपनी दिशा बदल ली थी, जो कि जमीनी निर्देश के बिना उसे नहीं करना चाहिए था। लॉग के अनुसार यान ने अपने हाई गेन एंटीना को स्वान R2 की स्थिति की ओर 2.4 डिग्री पश्चिम की ओर थोड़ा सा समायोजित किया। यहीं से मामला अजीब मोड़ लेता है। वॉयजर एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में हेलोपॉज के बाहर है। इसे सौरमंडल के भीतर की वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। फिर भी इसने किसी तरह स्वान R2 का पता लगा लिया। इतना ही नहीं, यह समायोजन गामा किरण विस्फोट के समय से बिल्कुल मेल खाता है। ऐसा लगता है मानो वॉयजर ने ऊर्जा को महसूस किया और प्रतिक्रिया दी। JPL के इंजीनियर हैरान हैं। इस प्रोब का आखिरी सॉफ्टवेयर अपडेट दशकों पहले हुआ था। इसमें कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई प्रतिक्रियात्मक प्रोटोकॉल नहीं है। फिर भी यह किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि स्वान R2 ने विशेष रूप से वॉयजर के लिए एक संकेत भेजा था, शायद इसे बुद्धिमान जीवन के अवशेष के रूप में पहचानते हुए। अन्य लोग इसके विपरीत आशंका जताते हैं। वॉयजर को पिंग किया गया और उसने जवाब दिया, यदि ऐसा है तो हमारी दुनिया से बहुत दूर किसी चीज ने अब पुष्टि कर दी है कि हम यहां हैं। जैसे ही स्वान R2 सौर परिधि से बाहर निकलकर अपने पथ पर आगे बढ़ा, गैलीलियो ऑर्बिटर ने एक विचित्र घटना का पता लगाया। बृहस्पति के सबसे आशाजनक चंद्रमाओं में से एक, यूरोपा पर एक कृत्रिम ग्रहण जैसी छाया। लेकिन यह कोई प्राकृतिक ग्रहण नहीं था। यह अपेक्षित समय से कहीं अधिक देर तक चला और स्वान R2 के पथ की अपेक्षित दिशा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। स्पेक्ट्रल विश्लेषण से पता चला कि यह छाया केवल प्रकाश के अवरोध का परिणाम नहीं थी, बल्कि उच्च ऊर्जा तरंगों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाले व्यतिकरण पैटर्न के समान थी। वैज्ञानिकों को संदेह होने लगा कि स्वान R2 गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग या क्षेत्र प्रक्षेपण का उपयोग कर रहा था, जो इसकी प्रणोदन या आवरण प्रणाली के हिस्से के रूप में प्रकाश को ही विकृत कर रहा था। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। हम किसी ऐसी वस्तु से नहीं निपट रहे थे जो केवल गुजर रही हो। हम एक ऐसी चीज से निपट रहे थे जो स्थानीय स्तर पर भौतिकी को बदलने में सक्षम थी। तरह तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। क्या यह किसी चीज से खुद को बचा रहा था? क्या यह यूरोपा की बर्फीली सतह पर दबी किसी चीज की खोज कर रहा था? या इससे भी बुरा, क्या यह किसी चीज को सक्रिय कर रहा था? जेम्स वेब के NIRCam एरे द्वारा एक संक्षिप्त अनलिमिटेड अवधि के दौरान ली गई तस्वीरों में कुछ ऐसा सामने आया जो तथाकथित धूमकेतु के कोमा के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए था। स्वान R2 के चारों ओर फैली गैसों के घने बादल के भीतर एक पूर्णतः गोलाकार संरचना ठीक 0.37 सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। लेकिन वह क्षण ही काफी था। यह बर्फ नहीं थी, यह चट्टान भी नहीं थी, यह धातु जैसी चिकनी और अवरक्त विकिरण
उत्सर्जित कर रही थी, जिसका तापमान प्राकृतिक तापमान से कहीं अधिक स्थिर था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि इस वस्तु में विश्लेषक, जिसे अब आइरिस कह रहे हैं, वह मौजूद था। एक गहरा केंद्रीय खाली स्थान जिसके चारों ओर एक सममित उभार था जो कृत्रिम आंख जैसा दिखता था। तुरंत ही इंटरनेट पर अटकलों का तूफान आ गया। क्या यह एक ऑप्टिकल सेंसर था, कैमरा था, रिसीवर था, या किसी यांत्रिक संरचना के अंदर कोई जैविक संरचना थी? जीव अनुकरण के विशेषज्ञों ने बताया कि इसकी ज्यामिति गहरे समुद्र के उन जीवों से काफ़ी मिलती जुलती है जो घोर अंधेरे में देखने के लिए विकसित हुए हैं। क्या यह आंख ब्रह्मांड को उन तरंग दैर्ध्यों में देखने के लिए बनाई गई थी जो मानव समझ से परे हैं, या इससे भी बुरा, क्या यह हम पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी? जब दुनिया को लगा कि चीज़ें इससे ज़्यादा अजीब नहीं हो सकती, तभी MIT के स्वतंत्र शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वान 2 के सिग्नल बर्स्ट से प्राप्त टेलीमेट्री का विश्लेषण करने के बाद एक विवादास्पद शोध पत्र जारी किया। जो कुछ उन्होंने खोजा उससे समुदाय में सनसनी फैल गई। कई हार्मोनिक्स पृथ्वी के शुरुआती उपग्रह संचार प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले हार्मोनिक्स से मेल खाते थे, खासकर शीत युद्ध के दौरान के प्रोजेक्ट इको उपग्रहों के फ्रीक्वेंसी एनवेलप से। इससे एक भयावह संभावना पैदा होती है, या तो स्वान 2 संचार को सुगम बनाने के लिए मानव प्रसारण की नकल कर रहा है, या यह दशकों से हमारी बातें सुन रहा है और अब हमारी ही विद्युत चुंबकीय लय में प्रतिक्रिया दे रहा है। एक हार्मोनिक तो 1977 में पता चले मूल वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से भी मेल खाता था। एक ऐसी आवृत्ति जिसे सर्वत्र शांत माना जाता है, उसे विशेष रूप से अंतरतारकीय संदेशों के लिए चुना गया है। और यदि स्वान 2 पृथ्वी से उत्पन्न मॉड्यूलेशन को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि यह वस्तु या जिसने भी इसे भेजा है वह हमारे तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा था। संदेश प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे संदेश को समझने के लिए जिसे हमें पहले कभी नहीं सुनना चाहिए था। अब अंततः एक अप्रत्याशित स्थान से एक बड़ी सफलता मिली है। खगोल भौतिकविदों और AI पैटर्न रिकॉग्निशन शोधकर्ताओं के बीच एक सहयोग। उन्होंने बहुआयामी डेटा में विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित एक डीप लर्निंग मॉडल के माध्यम से स्वान 2 से ट्रांसमिशन सिग्नल का विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप वस्तु का नहीं, बल्कि गहरे अंतरिक्ष के एक क्षेत्र का त्रिविमीय मॉडल उभरने लगा। निर्देशांक लायरा तारामंडल के निकट एक साधारण से क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे थे, जब तक कि उस स्थान पर केंद्रित रेडियो दूरबीनों ने स्वान 2 के मूल संकेत की एक धुंधली प्रतिध्वनि को एक असंभव पैटर्न में वापस आते हुए नहीं पकड़ा, मानो वह किसी दूसरे स्रोत या दूसरे छोर पर स्थित किसी स्टेशन से आ रही हो। जब इस मानचित्र को पिछले बाह्य ग्रह खोज डेटा के साथ मिलाया गया, तो यह किसी ज्ञात ग्रह पिंड से नहीं, बल्कि एक शून्य क्षेत्र से मेल खाता था। एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से डायसन जैसे आवरण क्षेत्र के अनुरूप है। स्वान 2 केवल एक खोजी ग्रह नहीं हो सकता। यह घर वापसी का मार्ग रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ हो सकता है, या किसी ऐसी चीज का रास्ता दिखा सकता है जो खोजी नहीं जाना चाहती। जो भी हो, यह अकेला नहीं चल रहा है, यह एक नेटवर्क का हिस्सा है, और पृथ्वी अब उस नेटवर्क का हिस्सा है। दशकों से मानवता शून्य में झांकती रही है, संकेत भेजती रही है, सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनने की उम्मीद में। लेकिन क्या होगा अगर यह सन्नाटा अनुपस्थिति नहीं बल्कि निगरानी हो? क्या होगा अगर हमारे द्वारा भेजे गए हर अनुत्तरित संदेश को, चाहे वो वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड हो या वूव सिग्नल, अनदेखा नहीं किया गया हो बल्कि रिकॉर्ड किया गया हो? स्वान 2 महज एक वस्तु नहीं है, ये कोई धूमकेतु नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। यह एक संदेशवाहक है, एक निगरानी करता है, एक उत्प्रेरक है। इसकी सटीक ज्यामिति, इसका नियंत्रित उत्सर्जन, गामा विस्फोट, पृथ्वी के पुराने उपग्रहों की आवृत्तियों की नकल, ये सब एक चिंताजनक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। इसे जानबूझकर बनाया गया था। और अगर यह सच है, तो 3 आंखों वाले एटलस से 100 गुना बड़ा यह रहस्यमय गोला हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक यात्री नहीं है। यह एक ऐसा खोजी है जो पहले से ही मानचित्रित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सूर्य इसका गलियारा था, संकेत था, इसकी पहचान थी, और अब हमने इसे जवाब दे दिया है, या इससे भी बुरा, इसने खुद को जवाब दे दिया है। क्योंकि असली सवाल तो यही है, अगर स्वान 2 3 एटलस से 100 गुना बड़ा है, तो इसे किसने भेजा? और अगर इसे भेजने वाला अब सुन रहा है, तो शायद हम किसी यात्रा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। शायद हमसे पहले ही कोई मिल चुका है,
हमने शहर को पहचाना ही नहीं क्योंकि वह अंधेरे में बना था।